गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ केनेजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमने पिछले व्याख्यान में ये चर्चा की थी कि किस प्रकार से प्रभावपूर्ण मांग अर्थव्यवस्था में रोजगार एवं आय के स्तर का निर्धारण करती है और अर्थव्यवस्था अल्प रोजगार पर भी संतुलन में हो सकती है, और यदि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करनी है तो प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाया जाए। और चूँकि समग्र पूर्ति अल्पकाल में स्थिर है, इस कारण से समग्र मांग द्वारा ही प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाकर हम अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार पर ला सकते हैं। लेकिन कीन्स ने इस बात पर जोर दिया है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन कौन सा होगा, जहां समग्र मांग और समग्र पूर्ति परस्पर बराबर हैं। ये बिंदु जो प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है, ये पूर्ण रोजगार से पूर्व भी प्राप्त हो सकता है। अब हम कीन्स के सिद्धांत को एक क्लासिफिकेशन जो टेबल है उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन, आय एवं रोजगार की मात्रा है, उत्पादन, आय एवं रोजगार की मात्रा, जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, उत्पादन, आय एवं रोजगार समग्र मांग फलन एवं समग्र पूर्ति फलन पर निर्भर करता है। समग्र मांग फलन एवं समग्र पूर्ति फलन, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं रोजगार समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन का एक प्रकार से परिणाम है। और समग्र पूर्ति फलन अल्पकाल में स्थिर रहता है, जैसा कि कीन्स ने बताया है। समग्र पूर्ति फलन अल्पकाल में स्थिर है। इसके कारण जो प्रभावपूर्ण मांग का प्रमुख निर्धारक तत्व कौन सा हो गया है, समग्र मांग फलन, क्योंकि समग्र पूर्ति फलन अल्पकाल में स्थिर है। समग्र या समस्त मांग फलन में वृद्धि से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि संभव है। अतः प्रभावपूर्ण मांग जो है, प्रभावपूर्ण मांग जिसे हम ईडी कह रहे हैं, इफ़ेक्टिव डिमांड, एडी पर निर्भर करेगी, और इस एडी को हम कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और सरकारी व्यय के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। तो प्रभावपूर्ण मांग उपभोग व्यय, विनियोग व्यय तथा सरकारी व्यय पर निर्भर कर रही है। उपभोग व्यय स्वयं दो तत्वों पर निर्भर करता है, आय के आकार एवं उपभोग प्रवृत्ति, एमपीसी एंड एपीसी, एमपीसी और एपीसी। आय का आकार सापेक्ष रूप से स्वयं दूसरों पर आश्रित एक प्रकार का घटक है, जबकि जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति है, एमपीसी क्या होगा, एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। सिमिलरली जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो होगी एपीसी इक्वल्स टू सी बाय वाई, यानी कि आय एवं उपभोग का जो अनुपात है उसे हम एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति कहेंगे। जबकि आय में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन को, आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को एमपीसी कहा जाता है। तो एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, यानी आय में परिवर्तन के कारण उपभोग व्यय में जो परिवर्तन आ रहा है उस अनुपात को कहा जाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सिमिलरली एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, आय का उपभोग से अनुपात ही औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति या अर्थव्यवस्था अपनी आय का कितना प्रतिशत उपभोग पर खर्च कर रहे हैं। इसलिए व्यक्ति और समाज के लिए आधारभूत जो सत्य है कि समाज में आय वृद्धि के साथ साथ उपभोग व्यय भी बढ़ता है, किंतु उपभोग व्यय में वृद्धि की दर औसत एवं सीमांत से कम होती है, क्योंकि एमपीसी की वैल्यू सदैव, हमने पहले भी आपको बताया कि जो एमपीसी है, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ ऑलवेज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक कब होती है, यदि हम
आय में होने वाली समस्त वृद्धि को उपभोग पर खर्च कर दे, लेकिन व्यावहारिक तौर पर यह संभव नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, व्यक्ति उनमें से कुछ बचत अवश्य करता है। 0 से अधिक होने का मतलब है कि ये पॉजिटिव है। आय में वृद्धि कुछ न कुछ मात्रा में उपभोग में अवश्य वृद्धि करेगी। इसके साथ साथ उपभोग व्यय भी बढ़ता है, किंतु उपभोग व्यय में वृद्धि की दर औसत एवं सीमांत से कम होती है। कीन्स ने कुछ और भी बातों पर ध्यान दिया है। इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो विनियोग है, विनियोग भी 2 तत्वों पर निर्भर कर रहा है, ब्याज की दर और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर। ब्याज की दर को हमने स्मॉल r से बताया है और MEC को पूंजी की सीमांत उत्पादकता के द्वारा दर्शाया गया है। यानी कि विनियोग अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत कुशलता पर निर्भर करता है। पूंजी की सीमांत कुशलता पुनः 2 बातों पर निर्भर करती है, पूंजी की प्रतिस्थापन लागत तथा पूंजी पर मिलने वाले लाभ की आशा से। आप यहाँ इसको ध्यान से देख सकते हैं कि पूंजी की सीमांत कुशलता MEC पूंजी की प्रतिस्थापन व्यय या लागत और पूंजी पर संभावित आय पर निर्भर करती है और ये प्रायः मंदी काल में स्थिर रहती हैं, इनमें कोई सुधार की संभावना नहीं है। सामान्यतः ये दोनों तत्व, कौन से दोनों तत्व? पूंजी का प्रतिस्थापन व्यय और पूंजी पर संभावित आय, ये दोनों अल्पकाल में स्थिर रहती है, इसलिए इसमें कोई त्वरित परिवर्तन संभव नहीं लगता है। तो विनियोग में वृद्धि का एकमात्र साधन कौन सा हो गया? विनियोग, और विनियोग में परिवर्तन के लिए हमें ब्याज दर पर निर्भर रहना होगा। तो ब्याज दर पर निर्भर रहें और क्या उपाय किया जाए? तो विनियोग में वृद्धि का एकमात्र विकल्प क्या हो गया? ब्याज दर। किंतु ब्याज दर भी 2 तत्वों पर निर्भर कर रहा है। ब्याज दर फिर से 2 तत्वों पर निर्भर कर रहा है, द्रव्य की तरलता पसंदगी या मुद्रा की तरलता पसंदगी और मुद्रा की मात्रा। अब मुद्रा की मात्रा में पुनः 2 तत्व हैं, वास्तविक मुद्रा और साख मुद्रा, M1 और M2। ये दोनों ही मौद्रिक नीति पर निर्भर करते हैं। सरकार की कौन सी नीति? जो हम इसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, उस पर निर्भर करते हैं। पुनः कीन्स ने ब्याज दर को प्रभावित करने वाली जो द्रव्य की तरलता पसंदगी या इसे हम मुद्रा की मांग या लिक्विडिटी प्रेफरेंस कह सकते हैं, लिक्विडिटी यानी नकद रखने की इच्छा या अधिमान, ये पुनः 3 तत्वों पर या 3 उद्देश्यों से व्यक्ति अपने पास लेन देन के लिए, सतर्कता के लिए और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा को रखते हैं। लेन देन के लिए कितनी मुद्रा रखी जाएगी या आय के आकार पर निर्भर करती है। सतर्कता के लिए कितनी मुद्रा नकद रखी जाएगी, ये भी आय पर निर्भर करती है। नाउ कम टू द सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग या नकद की मांग, जिसे L2 कहा है, यह ब्याज की दर पर निर्भर कर रही है। आप देखेंगे ध्यान से, इसको ध्यान से देखें, यहाँ यह किस पर निर्भर कर रही है? L1 आय पर, L1 इस दोनों को मिलाकर हम इसे L1 कहते हैं, लेन देन उद्देश्य के लिए नकद की मांग और सतर्कता उद्देश्य के लिए नकद की मांग। और तीसरी है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, जिसे L2 कहा जाता है। और कुल मांग जो है L इक्वल्स टू L1 प्लस L2। तो मुद्रा की द्रव यानी मुद्रा, तो मुद्रा की जो तरलता पसंदगी है, आय और ब्याज दोनों पर निर्भर कर रही है, क्योंकि तरलता पसंदगी में लेन देन, सतर्कता और सट्टा, ये तीनों उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग सम्मिलित है। तो अल्पकाल में मुद्रा की मांग आय और ब्याज दर दोनों पर निर्भर कर रही है, लेकिन अल्पकाल में ये भी क्या रहती हैं? स्थिर रहती है। कीन्स के अनुसार इसमें भी अल्पकाल में परिवर्तन संभव नहीं है। यही कारण है कि कीन्स ने विनियोग में वृद्धि हेतु ब्याज दर में कमी करने के लिए तरलता पसंदगी की अपेक्षा मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन और वृद्धि पर जोर दिया, क्योंकि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि या कमी करना किस पर निर्भर कर रहा है? सरकार पर या मौद्रिक अधिकारियों पर। तो मौद्रिक अधिकारी इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, इसलिए मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करना सरकार या मौद्रिक अधिकारियों के हाथ की बात है, पर उसमें परिवर्तन करना भी अल्पकाल में सरल एवं अड़चनों से सरल नहीं है, काफ़ी कुछ अड़चनें इसमें भी आ सकती है। इस प्रकार से कीन्स ने निष्कर्ष निकाला है कि अल्पकाल में रोजगार वृद्धि तथा बेरोजगारी निराकरण के लिए निवेशों में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने मुद्रा की मात्रा में वृद्धि द्वारा ब्याज दरों में कमी की सलाह दी, क्योंकि उसके अनुसार ब्याज दरों में कमी से निवेशों को बढ़ावा मिलेगा, विनियोगों में वृद्धि से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होगी, जिससे आय व रोजगार में वृद्धि होगी और यह चक्र चलता रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि कीन्स के सिद्धांत का सारांश क्या है। आप ध्यान दे सकते हैं इस पर। कीन्स के अनुसार
यह सिद्धांत जो है वो रोजगार, आय तथा उत्पादन स्तर पर निर्भर करता है, अर्थात रोजगार आय का फलन है। दूसरा है रोजगार, आय तथा उत्पादन प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर कर रही है? प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। प्रभावपूर्ण मांग वह है जहाँ समस्त पूर्ति फलन समस्त मांग का साम्य हो जाए, यानी दोनों आपस में परस्पर बराबर हो जाए, यही साम्य की स्थिति होगी। तीसरा है प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारक घटक दो हैं, समस्त पूर्ति फलन और समस्त मांग फलन। आप यहाँ ध्यान देंगे, समस्त पूर्ति फलन और समस्त मांग फलन। इसी प्रकार से रोजगार के संतुलन स्तर पर समस्त पूर्ति फलन समस्त मांग की कीमत के बराबर होती है, अर्थात जो प्रत्याशित आय है या प्राप्तियां हैं वो आवश्यक प्राप्तियों के बराबर हो जाती है। यह तत्कालीन परिस्थितियों में उद्यमी के अधिकतम लाभ का स्तर होता है। नाउ नेक्स्ट इज कीन्स की जो सिद्धांत है उसमें प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण समस्त मांग फलन से हो रहा है, यानी कि समस्त पूर्ति फलन के द्वारा, किंतु अल्पकाल में समस्त पूर्ति फलन में स्थिरता होती है। ना नेक्स्ट इज समस्त मांग फलन कुल उपभोग फलन तथा कुल विनियोग के सामूहिक योग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर कर रहा है ये? के सामूहिक योग पर, C+I+G के योग पर निर्भर करता है। हमने पहले भी आपको बताया था AD = C+I+G। उपभोग व्यय की मात्रा आय की मात्रा, आकार तथा उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। हमने ये भी कहा कि ये C किसका फंक्शन है? इट इज़ द फंक्शन ऑफ Y एंड APC एंड MPC। आप पुनः ध्यान देंगे, उपभोग की प्रवृत्ति अल्पकाल में सामान्यतः स्थिरता के कारण रोजगार में उतार चढ़ाव के का प्रमुख कारण विनियोगों पर निर्भर रहना होता है, और विनियोगों की मात्रा स्वयं दो घटकों पर निर्भर कर रही है, पूंजी की सीमांत कुशलता। आप यहाँ ध्यान देंगे, पूंजी की सीमांत कुशलता और ब्याज की दर। पूंजी की सीमांत कुशलता में अल्पकाल में तेजी से परिवर्तन संभव नहीं होता है। यह पुनः दो बातों पर निर्भर कर रही है, पूंजी की प्रतिस्थापन लागत और पूंजी पर भावी लाभ की आशा। नाउ नेक्स्ट इज ब्याज का निर्धारण। ये आर भी दो घटक मुद्रा की तरलता पसंदगी L तथा मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करता है। ये हमने देखा, मुद्रा की मात्रा पर और द्रव्य की तरलता पर। नाउ नेक्स्ट इज द्रव्य की तरलता पसंदगी पर सामाजिक नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि अल्पकाल में ब्याज दर में कमी करने का एकमात्र प्रभावी हथियार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करना रह जाता है। ना नेक्स्ट इज ब्याज की दर में कमी लाना ही निवेश में वृद्धि का एकमात्र उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पूंजी की सीमांत कुशलता कम हो और लोगों में मंदी की निराशा होती है तो ब्याज दर कम होने पर भी निवेश नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार बेरोजगारी पर नियंत्रण के लिए कीन्स ने निवेश और उपभोग दोनों के बढ़ाने पर जोर दिया है। कीन्स इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उपभोग व्यय और विनियोग व्यय के बढ़ने से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होगी, जो आय व रोजगार को बढ़ावा देगी और अर्थव्यवस्था में एक ऐसा चक्राकार प्रभाव उत्पन्न होगा जिससे उत्पादन, आय, उपभोग, रोजगार, विनियोग में परस्पर वृद्धि की प्रवृत्ति, बेकारी का निराकरण कर पूर्ण रोजगार का सहारा लिया जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट जो निष्कर्ष लिया है कि मंदी काल में बेरोजगारी को मिटाने के लिए, यानी कि अगर इकोनॉमी में रेसेशन है जिसके कारण से कीन्स के विचारों का प्रादुर्भाव हुआ, का एक ही आसान एवं व्यावहारिक सिद्धांत है यह। और कीन्स का रोजगार सिद्धांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन अधिकी एवं मंदीकालीन बेरोजगारी के निराकरण का सिद्धांत है। कि उन्होंने ये बताया है कि अर्थव्यवस्था में यदि मंदी है तो किस प्रकार से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है, और यदि यह कारगर ना हो तो किस प्रकार से राजकोषीय हस्तक्षेप किया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं कि कीन्स के सिद्धांत को हम समीकरण के द्वारा कैसे समझ सकते हैं। आप उस पर ध्यान देंगे। स्टार्टिंग देखिएगा। नाउ फर्स्ट O = फंक्शन ऑफ N, उत्पादन रोजगार का फलन है। डिमांड फॉर लेबर इज़ द फंक्शन ऑफ W/P, श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी का फलन है। W/P क्या है? वास्तविक मजदूरी। नाउ नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ लेबर, श्रम की जो पूर्ति है, श्रम की पूर्ति, जैसा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा था
कि श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी का धनात्मक फलन है, लेकिन कीन्स ने ये कहा है कि श्रम की मांग तो वास्तविक मजदूरी का फलन है। श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी का फलन है, ये देखिएगा, लेकिन श्रम की जो पूर्ति है, ये जो श्रम की पूर्ति है, ये श्रम की मौद्रिक मजदूरी पर निर्भर करती है, ये उसका फलन है। अब हम देख रहे हैं कि जहाँ श्रम बाजार में श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों बराबर है, वहीं साम्य की स्थिति होगी। नाउ डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग या तरलता अधिमान जिसे हम कहते हैं, इट इज़ द फंक्शन ऑफ L1 प्लस L2। आप ध्यान देंगे, L1 प्लस L2 इक्वल्स टू डिमांड फॉर मनी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस जिसे किन्स कहते हैं। L1 में लेन देन उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को शामिल किया जाता है, जबकि L2 जो है वो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। अब आप पुनः देखेंगे कि ये जो L1 है, ये L1 Y पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? Y पर। लेन देन उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की या तरलता की मांग आय का फलन है, जबकि सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज दर का फलन है, अर्थात ये ब्याज पर निर्भर कर रही है। ये दोनों निर्धारक तत्व Y और R दोनों मिलकर L1 और L2 को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए मुद्रा की तरलता मांग जो L1 और L2 का जोड़ है वो Y और R पर निर्भर कर रही है। अतः Y और R दोनों इसको प्रभावित कर सकते हैं, Y यानी आय और R यानी ब्याज की दर। नाउ नेक्स्ट इज MS बराबर M। ये जो मुद्रा की पूर्ति है, ये मुद्रा की पूर्ति मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा निर्धारित की जाती है। और मुद्रा बाजार में संतुलन कब होता है? जब मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर हो, यानी कि मुद्रा की मांग जहां मुद्रा पूर्ति के बराबर है, ये मुद्रा बाजार में संतुलन को दर्शाएगी। अगेन जो वस्तु बाजार है या जो बचत और निवेश की हम बात करें, बचतें आय का धनात्मक फलन है। बचतें किसका फलन है? आय का। जबकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र ने क्या बताया था कि बचतें ब्याज दर का फलन है। यहाँ कीन्स कहते हैं कि बचतें आय का धनात्मक फलन है। अधिक आय पर व्यक्ति अधिक बचत करने में समर्थ होता है, लेकिन जो निवेश है आई इज़ द नेगेटिव फंक्शन ऑफ आर, जबकि निवेश ब्याज दरों का ऋणात्मक फलन है। अतः ब्याज दर ऊंची होने पर निवेश कम होगा, क्योंकि ब्याज दर एक प्रकार से लागतें हैं, और ब्याज दर नीची होने पर विनियोग अधिक किया जाएगा। और दोनों में संतुलन कहाँ होगा? तो आप देख सकते हैं जहाँ S बराबर Y है, 10th इक्वेशन, जहाँ बचत और निवेश आपस में समान है, यहाँ संतुलन को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार कीन्स ने इन उपरोक्त सभी समीकरणों को स्पष्ट किया है, और इन समीकरणों के द्वारा भी हम कीन्स के सिद्धांत को समझ सकते हैं।